2 जनवरी 2026 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का सिकंदराबाद लगता है। सिकंदराबाद की कोतवाली है। वहां पर एक इंस्पेक्टर है, नाम उनका अनिल कुमार शाही। अनिल कुमार शाही रात 8 बजे के आसपास अपने सर्किल ऑफिसर भास्कर कुमार को एक फोन लगाते हैं और फोन लगाने के बाद पूछते हैं कि सर आप कुछ जरूरी काम तो नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, कोई जरूरी काम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं अपने घर पर अपने आवास पर बैठा हुआ हूं। इसी बीच में वो कहते हैं कि सर आपको तत्काल आ जाना चाहिए, एक वारदात हो गई है, बड़ी वारदात है। जैसे ही वारदात की सूचना मिलती है, सुनने के बाद भास्कर कुमार भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद पर यहां से जब उन्हें पूरी जानकारी जुटाते हैं, जानकारी जुटाने के बाद अपराधियों के बारे में पता चलता है कि 2 अपराधी हैं जो एक घटना को अंजाम देकर भागे हुए हैं, फरार हो चुके हैं। पुलिस ने टीम बनाई। टीम बनाने के बाद आखिरकार उनकी घेराबंदी करना शुरू कर देते हैं और घेराबंदी करने के बाद उनका एनकाउंटर हो जाता है और एनकाउंटर के दौरान ही दोनों अपराधियों के पैर में गोली लग जाती है। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है क्योंकि उनको गोली लगी हुई थी। इसी बीच में कहा जाता है कि जिस लड़की के साथ, जिस बच्ची के साथ इन्होंने दरिंदगी की है, गलत काम किया है, वो उस बच्ची का भी वहीं पास में ही पोस्टमार्टम हो रहा है और ये सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। भास्कर कुमार अपनी टीम के साथ अब उस पोस्टमार्टम हाउस के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उस बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था। पोस्टमार्टम हो चुका था और उस बच्ची को पैक कर रहे थे। अभी जब उसका पोस्टमार्टम होकर वह रखी हुई है, वो अभी न्यूड अवस्था में है। और जैसे ही उस बच्ची को देखा, भास्कर कुमार ने उस बच्ची को देखते ही, उनको देखते ही रह जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इन दरिंदों ने इसके साथ इतना घिनौना कृत्य कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। बहुत सारे सवाल थे। उस थोड़ी ही देर में उस बच्ची को देखने के बाद अपने घर परिवार में, फैमिली में जितनी भी बच्चियां थीं, उन बच्चियों के चेहरे, फोटो दिमाग में घूमने लगते हैं। 1 मिनट में पूरी दुनिया से हिल जाती है। भास्कर कुमार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वहां से जैसे अलग हटते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो रोने लगते हैं। समझ नहीं पा रहे थे, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में अपने घर पे फोन करके पूछते हैं, बातचीत करते हैं। और जब घर पे सब कुछ ठीक ठाक होता है, उन्होंने अपने मन को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हल्का नहीं हो रहा था। दरअसल ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं और साल 2018 में उन्होंने पीपीएस का एग्जाम देने के बाद सर्किल ऑफिसर बन जाते हैं। इनका बहुत लंबा अनुभव तो नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई जिसने इनकी आंखों में आंसू लाने पर मजबूर कर दिया हो। लेकिन इस घटना के बाद से इनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उन्होंने बच्ची की तरफ को देखकर एक प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि इसके जो अपराधी हैं ना, उनको फांसी के तख्ते पर पहुंचाकर ही दम लेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही ये बात अगले दिन अखबारों में प्रकाशित होती है, यह हर अखबार के फ्रंट पेज की एक न्यूज बन जाती है कि एक 6 साल की बच्ची के साथ 2 लोगों ने दरिंदगी की है, घिनौना कृत्य किया है। पूरी कहानी क्या है, आज ही समझते हैं, ये जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का। एक थाना कोतवाली लगती है, नाम उसका सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है, रजपुरा। और ये तारीख है 2 जनवरी 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास। एक महिला है, उसका एक छोटा सा बच्चा है जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। महिला खाना बनाने की कोशिश कर रही थी और खाना बनाते बनाते वो बार बार अपनी मां के कभी हाथ से कोई सामान छीनने की कोशिश कर रहा है, तो कभी मां को परेशान कर रहा है। मां अपने बच्चे को, उस बेटे को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसके पापा आएंगे, उनके लिए खाना बन जाएगा और वो गरम गरम खाना खा लेंगे। जब वो बच्चा मानने को तैयार नहीं हो रहा है, तभी उनका ध्यान जाता है अपनी 6 साल की उस बच्ची पर। कहाँ है वो अक्सर खेलने के लिए इधर से उधर हो जाती है। बार बार अपनी बिटिया को आवाज लगाती है मां, लेकिन बेटी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। वो मां समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसकी बेटी गई कहाँ है। जब भी आवाज लगाती है, हमेशा पहले ही आवाज पर वो रेस्पॉन्स देती है, आ जाती है, लेकिन आ ही नहीं। देखते ही देखते 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से मिनट दर मिनट बीत रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। मां समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार कहाँ गई। तभी आसपास के जितने भी घर होते हैं, वो हर घर में जाकर पूछ रही थी, मेरी बेटी को देखा है क्या। जहां जहां वो खेलती है, जो जो उसकी सहेली बनी हुई है, जो जो उसके दोस्त बने हुए हैं, उन सब दोस्तों के पास जाकर उनसे बार बार पूछ रही थी कि मेरी बेटी को देखा है। कोई भी इस बात का रेस्पॉन्स नहीं देता है। इसी बीच में वो महिला अपने घर के अंदर फिर से प्रवेश करती है। ये लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 2 जनवरी 2025 की शाम लगभग 7:30 के आसपास अचानक एक कुछ चीज गिरने जैसी आवाज आती है। और जैसे ही उस महिला को कोई गिरने की आवाज आती है, वो खिड़की से जब झांक के देखती है तो उसके पीछे जो वहां कोई आबादी नहीं है बल्कि खेत है। तो वो समझ नहीं पा रही थी। वो दौड़ती हुई सीधा उस एरिया में जाती है, उस जगह पर जाती है जहां से कुछ गिरने की आवाज आती है। कोई चीज जैसे क्या जब गिरती है तो एक आवाज करती है। वो महिला जब पीछे पहुंचती है, वहां जाने के बाद जब उसने रात में अपनी उस बच्ची को उस जगह देखा, वो गंभीर हालत में थी, वो सिसकियां भर रही थी और वो कुछ कहने की स्थिति में तो शायद नहीं रही होगी, लेकिन अपनी ही बेटी को देखने के बाद उस महिला की चीख निकलनी शुरू हो जाती है। जब उस महिला ने जोर जोर से चीखना, चिल्लाना शुरू किया है, तो उस महिला की चीखों की आवाज जो थी, वो आसपास के घरों को भी चीरती हुई वो दूर तक पहुंच जाती है। जहां जहां तक लोगों ने उसकी चीखों को सुना था, वहां वहां तक के लोग इकट्ठा होकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। देखते क्या है कि बेटी को बड़ी मात्रा में ब्लड बह रहा था, जो छत से गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। तो तभी उसको तत्काल ही
जो नजदीक में सरकारी हॉस्पिटल होता है वहां पर लेके जाते हैं। और जैसे लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब के सामने वो हाथ फैलाए हुए भीख मांग रहे थे कि मेरी बच्ची की जिंदगी को बचा लीजिए, मैं बहुत, वो रोते रोते बार बार अपनी बेटी की जिंदगी के लिए दुहाई कर रही थी। डॉक्टर ने उसकी नब्ज को जब टटोलना शुरू किया है तो पता चला कि उसकी बेटी के अंदर दम ही नहीं है, यानी कि वो बेदम हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर ने जब उस बच्ची को देखा, देखने के बाद वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस मां से कहें तो क्या कहें। तभी मां से पूछा जाता है कि क्या हुआ तुम्हारी बेटी को। उन्होंने कहा कि मैं उसे ढूंढ रही थी, वो अचानक से गायब हो जाती है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो छत से गिर गई थी, उसके चोट लगी थी। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि छत से गिरी नहीं है, बल्कि इस बेटी के साथ, इस बच्ची के साथ तो दरिंदगी हुई है, कुछ गलत काम हुआ है। जब गलत काम वाली बात आती है तो मां समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तमाम तरह के सवाल थे उस मां के दिमाग में। तभी मां के दिमाग में अब जिस मंजिल पर वो रहती है उससे ऊपर की मंजिल पर जो दो लड़के रहते हैं, उनका चेहरा, उनकी सब कुछ बात दिमाग में घूमना शुरू हो जाती है। जैसे ही उस मां ने सुना, उसके बाद उसके पति ने सुना, उसके बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने सुना, दौड़ते हुए उधर ही भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। जैसे पुलिस के पास सूचना पहुंचती है, पुलिस एकदम से सक्रिय हो जाती है। रात के लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उस इलाके के इंस्पेक्टर, उस इलाके के सर्किल ऑफिसर, उनके पास तक डॉक्टरों की तरफ से रिपोर्ट पहुंच जाती है कि इस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, और वो भी बहुत ही भीभत्स तरीके से। शायद इसमें आपको कुछ करना चाहिए। पुलिस जब इसमें सक्रिय होती है, क्योंकि यह मामला दो समुदायों का भी था, इसलिए पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से काम लिया और उन आरोपियों को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उन दोनों आरोपियों तक पहुंच जाती है। ये जो आरोपी तो कावरा रोड पर एक जगह थी, सुनसान एरिया में जाकर छुप जाते हैं। एक का नाम राजू होता है, उसके बाप का नाम राधे श्याम होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर का एक थाना होता है रह रहा, वहां का एक गांव लगता है भगवानपुर, वहां का वो रहने वाला होता है। उसी का एक दूसरा साथी होता है जिसका नाम वीरू कश्यप होता है, बाप का नाम उसके रमेश कश्यप होता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का गांव लगता है गोरकानाथ, वो वहां का रहने वाला होता है। पुलिस को सूचना मिलती है, जैसे पुलिस ने उनकी घेराबंदी करना शुरू किया है तो उन्होंने पुलिस पर भी हमला करना शुरू कर दिया। उधर से हमला हो रहा है, इधर से पुलिस अपने बचाव में कोशिश कर रही है, और देखते देखते एनकाउंटर हो जाता है। और एनकाउंटर में वो दोनों राजू और वीरू घायल हो जाते हैं। जब घायल हो जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि पूरी घटनाक्रम क्या है, पूरी कहानी क्या है, आखिरकार तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे। जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि हम लोग शराब पी रहे थे, शराब पीते पीते काफी देर हो जाती है, बहुत ज्यादा नशे में थे, हमारे हाथ में नमकीन थी। एक बच्ची जो नीचे की जो रहती है वो अक्सर हमारे पास खेलने के लिए आ जाया करती थी, उसकी मम्मी भी, उसके पापा भी, उसका जो छोटा भाई और ये बच्ची भी, हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। न जाने कब शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है एक राक्षस, और उस राक्षस की वजह से हम लोग समझ ही नहीं पाए अपने आप को। उस बच्ची के साथ जब गंदा और घिनौना कृत्य करना शुरू किया, उसने जो चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो उसके मुंह को बंद कर दिया। और जब उनका मन भर जाता है तब उन्हें याद आता है कि ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, ये बच्ची घर जाकर कोई बात कह देगी तो हम पकड़े जाएंगे, क्या होगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल पर लेके जाते हैं, इनकी तीसरी मंजिल पर। वहां से ले जाने के बाद उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के साथ ही उसको छत से फेंक देते हैं। जैसे छत से फेंका, मां ने वो फेंकी हुई की आवाज सुनी थी, बस उसके बाद मां भी सक्रिय हो जाती है, पुलिस भी सक्रिय हो जाती है, और उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजा जाता है। उधर उस जो बच्ची है उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। पोस्टमार्टम जब हो रहा था, डॉक्टरों को रात में ही आदेश दिया गया था कि तुम्हें एक बच्ची का पोस्टमार्टम करना है। जब डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम कर रहे थे तो डॉक्टर की भी आंखें नम हो जाती हैं, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई इतना बड़ा दरिंदा हो कैसे सकता है। वो बार बार एक ही बात कर रहे थे, ऐसे लोगों को भी जीने का कैसे अधिकार मिल जाता है, उन्हें कैसे जीने दिया जाता है। डॉक्टर लोग आपस में बात कर रहे हैं और बार बार उस बच्ची को देख रहे हैं। जब डॉक्टर की टीम बाहर निकलती है तो उनकी आंखों में भी आंसू थे, वो भी भावुक थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हम क्या कर सकते हैं। उनका काम तो सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार करना था कि आखिरकार हुआ क्या था। उसके बाद कहानी आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब पुलिस ने उन दोनों अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ा, तो पकड़ने के बाद जब अदालत में लेके जाते हैं और जज साहब के सामने जाकर खड़ा करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि जज साहब को भी देखकर इतना गुस्सा आ जाता है। देखकर जज साहब क्या कर सकते थे। जज साहब तो जब दो वकीलों की जिरह होती है उसमें से जिसका पक्ष मजबूत होता है वो अपना फैसला दे सकते हैं। वो एकदम से तो ये नहीं कह सकते कि इनको फांसी पर चढ़ा दी जाए, लेकिन जज साहब भी अपने मन को कहीं ना कहीं महसूस कर रह जाते हैं। उस बच्ची को जो पोस्टमार्टम हो जाता है तो परिवार के सुपुर्द कर दी जाती है, उसके बाप के, उसके माँ के सुपुर्द कर दी जाती है। जो छोटा बच्चा होता है वो अब नहीं रो रहा था, बार बार बस इतना जरूर पूछा था कि बहन, दीदी बहन कहाँ है, अप्पी कहाँ है, इस तरह की बात कर रहा था। आखिरकार जब इसके बारे में मीडिया ने जानने की कोशिश की कि उस लड़की के पिता, उसकी माँ, उसका भाई, ये सब कौन क्या है, तो पता चलता है कि जो लड़की है दरअसल वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक क्षेत्र लगता है नारखी, वहां के रहने वाले होते हैं। जो पिता है वो मजदूर है, वहां पर मजदूरी करता था, चूड़ी बनाने का काम किया करता था फिरोजाबाद के अंदर। लेकिन हर दिन मजदूरी मिलती नहीं थी, इसलिए उसको कहीं से सूचना मिलती है कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद में औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पर तुम्हें नौकरी मिल सकती है। उसको नौकरी का ऑफर मिलता है, इनके 16,500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से। वो समझ जाता है कि अब उसे बार बार इधर से उधर भागना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो फिरोजाबाद से जून 2025 में अपनी बेटी को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बेटे को लेकर सीधा पहुंच जाता है। और एक इलाका लगता है रजपुरा गांव में किराए पे मकान ले लेता है। ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे मजदूर तबके के लोग रहते हैं और यहीं से रहकर अपना काम धंधा करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जब ये अपनी बेटी की लाश को लेकर घर पहुंच जाता है तो घर जाने के बाद पूरा गांव
के पास पहले ही सूचना, क्योंकि अखबारों के माध्यम से, गांव के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही पता चल जाता है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। सड़क पर उतरने के बाद फिर रास्ते को जाम कर देते हैं। नारकी और शाहपुर एक रोड लगता है, उसके बीच में जाम लगा देते हैं। बेटी की लाश को सड़क पर रखकर फिर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद पूछती है कि आखिरकार तुमने ये जाम क्यों लगाया हुआ है, क्या बात है? वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले ये कहते हैं कि इंसाफ तो आपको मिल गया है और देखना बहुत जल्दी ही इंसाफ मिलेगा आपको। जो दोनों आरोपी हैं उनको फांसी की सजा मिलेगी। पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया है, एनकाउंटर के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया है। परिवार के लोगों को समझाया गया और समझाने के बाद वो उस बेटी का फिर सुपुर्द खाक कर देते हैं और सुपुर्द खाक करने के बाद फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस रात ही नहीं बल्कि अगले 2-3 दिन तक ऐसा बताया जाता है कि शायद चूल्हे नहीं जलते। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार कोई इतना भयंकर, इतना भयानक कदम कैसे उठा सकता है। इधर बुलंदशहर की पुलिस ने फैसला लिया है कि इस मामले में कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और चार्जशीट लगाने के बाद कम से कम समय में कोशिश की जाएगी कि अदालत से इन्हें कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में लोगों को एक संदेश दिया जा सके कि बुरे काम करने वालों के साथ बुरा ही अंजाम होता है, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिन्हें वो अंकल कहती थी, जिनके साथ वो बच्ची रहती थी, वही उनके साथ इतना भयानक घिनौना कृत्य करेंगे, उसने और उसके परिवार ने, किसी ने भी सोचा नहीं था।